बात करते हैं कि भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी जैसी जो दुर्घटना हुई उसका कारण क्या था। हम लोग पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मान लो एग्जाम में आ जाए आपको सिस्टमेटिकली कैसे लिखना है इसको, तो सबसे पहली बात क्यों हुआ, क्योंकि कमजोर सुरक्षा कानून सबसे पहला कारण जो गिनाया जा सकता है कि वहां पर सुरक्षा कानून बहुत कमजोर थे, तथा जो कमजोर भी थे तो उनका ढंग से क्रियान्वयन नहीं होना। सबसे पहली बात कि कानून जो थे वो बहुत ढीले थे, और जो भी थे ढीले भी थे, लेकिन उनको इंप्लीमेंट भी नहीं किया गया, ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। दूसरा, सरकार यूनियन कार्बाइड जैसे संयंत्र को खतरनाक श्रेणी में रखने को तैयार नहीं थी। दूसरा कारण, सरकार द्वारा यूनियन कार्बाइड जो संयंत्र था, यूनियन कार्बाइड संयंत्र को खतरनाक श्रेणी में रखने को मंजूरी नहीं देना। सरकार ने कहा कि खतरनाक नहीं है, अरे भाई इससे खतरनाक और क्या चाहिए आपको। तो ये भी एक, नहीं तो खतरनाक जो होते हैं ना बेटा, उनको फिर क्या शहर से दूर स्थापित करते हैं, या फिर उसके अंदर तकनीक नई इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं हो। सरकार यहां भी कमजोर पड़ गई। तीसरा, इसको शहर से दूर या जो आबादी क्षेत्र से इसको दूर स्थापित नहीं किया गया। आबादी क्षेत्र जैसे जो खतरनाक होते हैं वो दूर होते हैं, लेकिन आबादी क्षेत्र से दूर स्थापित नहीं किया जाना, यह भी इसका कारण था। अगर आबादी क्षेत्र से दूर होता तो ऐसी बड़ी जो दुर्घटना है वो नहीं होती और लोग नहीं मरते ज्यादा। हाँ, और दूसरी बात, अगर किसी ने कोई आपत्ति भी की तो भी सरकार ने जो है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके पहले भी इसमें ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। इसके पहले देखिए 1978 में भोपाल नगर पालिका ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया। देखिए 1978 में भोपाल नगर पालिका ने कहा था कि ये जो संयंत्र है वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो भोपाल नगर पालिका के विरोध को नजरअंदाज किया गया। भोपाल नगर पालिका का जो विरोध था उसको सरकार ने कहा कि नहीं, आप सही नहीं हैं, जो संयंत्र के जो संचालक है वो सही है। ये जो संयंत्र था इसके पूर्व भी इस तरह से घटनाएं घट चुकी थी। रिसाव की जो घटनाएं हैं, गैस रिसाव की घटनाएं घट चुकी थी, लेकिन फिर भी जो प्रशासन है वो नहीं चाहता, है ना। रिसाव की पूर्व की घटनाओं से भी संयंत्र संचालन तथा सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। इसके पहले भी एक व्यक्ति मर चुका था गैस रिसाव में, लेकिन सरकार और संयंत्र का जो संचालन या प्रबंधन जो देखने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि सब कुछ सही है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सामान्य है। इस तरह से ये 5 जो कारण हैं वो आप गिना सकते हैं कि भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस दुर्घटना के जो मुख्य, अगर आप उत्तरदायी ठहराते हैं तो सबसे पहले कमजोर सुरक्षा कानून, और जो थे
उनका भी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ। दूसरा, सरकार ने यूनियन कार्बाइड संयंत्र को खतरनाक श्रेणी में नहीं रखा, है ना, मंजूरी नहीं दी। तीसरा, आबादी क्षेत्र से दूर स्थापित होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। चौथा, 1978 में भोपाल नगर पालिका, बहुत अच्छा फैक्ट है, ने कहा था कि भाई ये कभी भी खतरा हो सकता है, लेकिन इसके विरोध को नजरअंदाज सरकार द्वारा किया गया। जिसा आपकी पहले भी घटना हो चुकी थी, लेकिन सरकार और प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। अब हम बात करते हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून क्या क्या बने। अब देखो बेटा, 1984 तक तो लोगों को यह लगता था कि पर्यावरण फ्री में मिल रहा, ले लो, जितना चाहा जल को प्रदूषित किया, जमीन को प्रदूषित किया, हवा को दूषित किया। उनको ऐसा लगता था कि बस जितना हम उपयोग करेंगे हमारा है, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें कुछ बचा के नहीं रखना है। लेकिन जैसे ही इस तरह की घटनाएं हुई, 84 के अंदर ये विस्फोट हुआ इस तरह का, भोपाल गैस कांड का, लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, ये तो गलत कर रहे हैं हम। सरकारें भी चेती, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपने अपने विभिन्न समय में जो डिसीजंस दिए, उसके अंदर उन्होंने बताया कि ऐसी जो है आप लापरवाही कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ मत खेलिए। तो 1984 के बाद में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के मुद्दे सामने आए। 1984 के बाद पर्यावरण के प्रति जवाबदारी के मुद्दे सामने आए। 1984 से पहले लोगों की धारणा यह थी कि पर्यावरण मुक्त की चीज है। तो हम लिख सकते हैं कि 1984 से पहले, 1984 से पूर्व पर्यावरण को मुक्त की वस्तु माना जाता था। लेकिन हुआ क्या, लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया। क्या हुआ बेटा, भोपाल गैस कांड में जो लोग मरे थे उसमें से अधिकांश लोग वो थे जिनका किसी इस कारखाने से कोई लेना देना नहीं था। भोपाल गैस त्रासदी में जो लोग प्रभावित हुए थे वो कई लोग ऐसे थे जो कारखाने से जुड़े नहीं थे। भोपाल गैस त्रासदी में अनेक लोग ऐसे थे, अनेक लोग ऐसे थे जो कारखाने से जुड़े नहीं थे, लेकिन वो भी प्रभावित हुए ना। तब जाकर के बात समझ में आई कि भी पर्यावरण की जो सुरक्षा से जुड़े नहीं थे, कि पर्यावरण की जो सुरक्षा है ना वो सबका साझा कर्तव्य है, किसी एक का नहीं है। भोपाल गैस कांड के बाद में सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए। मैं यहां लिखता हूं इसको, भोपाल गैस त्रासदी के बाद सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए। अब वो कानून क्या थे, कैसे थे, थोड़ी और चर्चा करेंगे। अब देखो बेटा, प्रश्न ये आता है कि 1984 के पहले और बाद में पर्यावरण को लेकर के लोगों का नजरिया कैसे बदला। तो आपको ये सारे 4 बिंदु हैं, ये वाला अगर जो है इसको बेस बना के क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको लिखना है। ये दूसरा, कि पहले मुफ्त की वस्तु माना जाता था, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी में कुछ लोग ऐसे थे जो कारखाने से जुड़े नहीं थे फिर भी प्रभावित हुए, बहुत सारे लोग, कुछ नहीं सॉरी। और भोपाल गैस कांड के बाद में अब सरकार को ये लगा कि पर्यावरण की सुरक्षा करना किसी एक का नहीं, हम सबका दायित्व है। फिर और क्या मानसिकता में बदलाव हुआ, हम इसको अभी हम समझते हैं। इस बोर्ड वर्क को हम आगे बढ़ाते, पहले आप इसको लिख लीजिए। भोपाल गैस कांड के बाद में पर्यावरण को बचाने के प्रयास तेज हुए और पर्यावरण को आने वाली पीढ़ियों के लिए, पर्यावरण को आने वाली
पीढ़ियों के लिए, भाई जो आने वाली जनरेशन है उसको हम क्या देंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखे जाने के प्रयास तेज हुए। उन्होंने कहा कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको हमें एक स्वच्छ पर्यावरण, साफ पर्यावरण देना है। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी हमें स्वस्थ पर्यावरण दिया है, तो हमारी भी ये जवाबदारी है कि क्यों ना हम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ साफ पर्यावरण बचा के रखें, जिसको कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। जो संसाधन है वो आने वाली पीढ़ियों को हम दें, और पर्यावरण को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। यहाँ पर एक नया कंसेप्ट देखिए, पर्यावरण को आर्टिकल 21 से जोड़कर देखा गया, पर्यावरण को जीवन के अधिकार, पर्यावरण को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया, और माननीय न्यायपालिका ने समय समय पर अपने डिसीजन के अंदर, ये देखिए जीवन का अधिकार मतलब अनुच्छेद 21, माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण जो है वो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है, साफ हवा नहीं होगी, साफ पानी नहीं होगा तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो आर्टिकल 21 से जोड़ करके इसको देखा गया। और एक बहुत चर्चित जो है वो केस सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, आपको याद रखना है, बहुत चर्चित केस है, एग्जाम में भी कई बार आता है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जीवन के अधिकार में क्या क्या शामिल है, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार दिया। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्याख्या दी, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जीवन के अधिकार में, यानी आपकी जो राइट टू लाइफ है, जीवन के अधिकार में क्या क्या शामिल है, प्रदूषण मुक्त हवा, प्रदूषण मुक्त हवा तथा स्वच्छ पानी, मैं यहां लिख देता हूं, प्रदूषण मुक्त हवा, स्वच्छ पानी भी शामिल है। इसलिए सरकार को यह प्रयास करना है कि जो प्रदूषण है वो नहीं हो, लोगों को जीवन का अधिकार आराम से मिल पाए, उनको स्वच्छ पानी मिले, प्रदूषण नहीं हो। ऐसा तब होगा जब आपका पर्यावरण स्वच्छ होगा। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय का कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो सरकार की जवाबदारी क्या है, देखिए सरकार की क्या जवाबदारी है। तो सरकार यह तय करे, सरकार की जवाबदारी या सरकार क्या करेगी कि प्रदूषण पर अंकुश लगाए, सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करे या प्रदूषण पर अंकुश लगाए। सबसे पहली बात तो ये ओके, समझ गए। दूसरा, जो मोटर वाहन वगैरह धुएं वगैरह ज्यादा छोड़ते हैं उसके ऊपर नकेल कसे, नदियों को साफ रखें, जो दोषी है उनको उनसे जुर्माना वसूले, नदियों को साफ रखें, उसके लिए नीतियां बनाए, नदियों को साफ रखे। आपको पता है नमामि गंगे वगैरह बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं नदियों को साफ रखने के लिए, बार बार जो है सरकार की ओर से आह्वान किया जाता है। हम भी ये समझते हैं कि भी नदियां हैं, तालाब है, सरोवर है, जो जल स्रोत हैं उनको साफ रखें। उसके अलावा जो दोषी हैं, जो प्रदूषण, दोषियों से या दोषियों को सजा या जुर्माना दिया जाए, दोषियों को सजा व जुर्माना हो, या तो सजा दी जाए या उनसे जुर्माना वसूला जाए, जो भी प्रदूषण। अब पर्यावरण मुक्त की चीज नहीं है, अब पर्यावरण पर सबका अधिकार है और आपको इसको आर्टिकल 21 से जोड़कर देखा गया है। तो ये है बेटा, ये आपका ये चैप्टर। अब इसके अंदर कुछ जो चित्र दिए हैं, एक आपको कार्टून वाला चित्र नजर आ रहा है जो लक्ष्मण के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर बाल मजदूरी और बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो बोझ है वो दोनों को यहाँ पर इंगित किया गया है, बताया गया है कार्टून के माध्यम से कि बच्चों पर कैसे पढ़ाई बोझ बनती जा रही है और जो बाल मजदूरी है वो भी धीरे धीरे देश के अंदर ज्यादा बढ़ रही है। तो हमें इसको रोकना है। इसके अलावा जो शब्द संकलन है, इसके उपभोक्ता, उत्पादक, निवेश, मजदूरों की यूनियन, वो सब आपको लिखना है, याद करना है। इसके अलावा देखिए 1998 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक फैक्ट दिया है कि 1998 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने
ये कहा है सभी सरकारों को कि भाई आप प्रदूषण को कम करने के लिए नीतियां बनाएं, प्रदूषण को कम करें। इसके लिए डीजल पेट्रोल उसकी जगह पे आप सीएनजी का इस्तेमाल करें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको आप कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको आप इस्तेमाल करें, जिससे कि ये विकल्प है, जिससे कि प्रदूषण कम हो। आपको पता है दिल्ली है, अहमदाबाद है, वहां पे पहले प्रदूषण बहुत ज्यादा था, दिल्ली में तो खैर अब भी ज्यादा है, लेकिन सीएनजी के आने से काफी राहत मिली है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर सतत विकास के जो लक्ष्य हैं वो भी दिए हैं। 8 और 9 के अंदर उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, जो 16 यूएनडीपी के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। फिर 8वां जो लक्ष्य है उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि। तो बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर के आपको अब इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, एक तो ये फैक्ट ध्यान रखना है कि पर्यावरण को आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको बचाना है, जिसको आप सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इंपॉर्टेंट कि पर्यावरण को अब जीवन के अधिकार के रूप में देखा जाने लगा है, आर्टिकल 21 से जोड़ करके, जिसके अंदर स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त हवा, ये सब शामिल हैं। ये कोर्ट पर डिसीजन किया सुभाष बनाम बिहार राज्य सर्वोच्च न्यायालय 1991 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा कि पर्यावरण को जीवन के अधिकार से जोड़ करके देखा गया है। फिर सरकार प्रदूषण पर अंकुश लगाए, नदियों को साफ रखे, दोषियों को सजा दे। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। इसके शब्द संकलन, इस चैप्टर के लिए आपको नोट्स देखने हैं तो आप हमारे ब्लॉग पर जाइए, novoeducation.blogspot.com, जिसका एड्रेस आपको नीचे पट्टी में नजर आ रहा है। वहां जाएंगे, आपको इसके नोट्स मिलेंगे और संबंधित वीडियो लिंक भी वहां पर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अब 8th क्लास के सिविक्स के सारे चैप्टर के वीडियो तैयार हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। आपको सीधा प्लेलिस्ट में जाना है चैनल पर और वहां से ही पूरे के पूरे चैप्टर देखने हैं, नोट्स बनाने हैं। और अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं।